आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ हाईटेक खेती के बारे में बातचीत कर सकूं। बागवानी के नए तौर तरीके क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए हैं, उसके ऊपर परिचर्चा कर सकूं। आमतौर पे ये धारणा बन गई है कि व्यक्ति को या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है या आरएस बनना है। बहुत कम घर के अंदर ये चर्चा होती है कि हमारा बच्चा कृषि वैज्ञानिक बनेगा या खेती किसानी करेगा या कृषि अधिकारी बनेगा। आमतौर पर खाने को रोटी सबको चाहिए, पहनने को कपड़ा सबको चाहिए, लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। ये एक आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना है। खेती को एक तरह से लोग निम्न दर्जे का व्यवसाय कहते जानते हैं, मानते हैं, और इसमें सब रुचि तो रखते हैं पर काम करना कोई नहीं चाहता। आज किसान का बेटा भी किसान बनना नहीं चाहता। ये एक विडंबना है और आने वाले दिनों के लिए ये एक घातक, मैं कह सकता हूं कि घातक सिद्ध हो रहा है। एक अलार्मिंग घड़ी है। आज अगर हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। खेती के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ये मान चुके हैं कि परंपरागत खेती जो है वो बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि जैसा तकनीक आप अपनाओगे वैसा ही आप उत्पादन पाओगे। आपको अगर पैसा कमाना है, ज्यादा पैदावार लेनी है, तो उसके लिए आपको नई तकनीकों को अपनाना होगा, और उन तकनीकों को अपनाने के लिए आपको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होगी। आपको खुले दिमाग तो होना बेहद जरूरी है, और तब जाके आप ये हाईटेक खेती को अगर आप अपनाते हैं तो आप परंपरागत जो खेती है उसके मुकाबले अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ये निश्चित है। इसके लिए कौन कौन से तौर तरीके हो सकते हैं, तो आज मैं ये बच्चों ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हाईटेक खेती है वो वास्तव में फायदे का सौदा है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम राजेश सैनी है। मैं कृषि विशेषज्ञ हूं, हरित गृह विशेषज्ञ हूं। मेरे दूरदर्शन पे कई कार्यक्रम आते हैं। अगर आपने कृषि दर्शन देखा होगा, खेती बाड़ी प्रोग्राम देखा होगा, ईटीवी राजस्थान या जी मरुद्रा अगर चैनल आप देखते होंगे तो अक्सर आपने मुझे वहां देखा होगा। कृषि गौरव पुरस्कार जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे भी मैं सम्मानित हूँ। किसान वैज्ञानिक पुरस्कार से भी मैं सम्मानित हूँ। हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, अफगानिस्तान ये देशों की मैं सरकारी यात्राएं कर चुका हूँ। 20 राज्यों के कृषि अधिकारियों और किसानों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। राजस्थान के 12,000 से ज्यादा प्रगतिशील कृषकों को मेरे द्वारा हाईटेक खेती की जानकारी और ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 20 से ज्यादा मैगजीन्स जो होती है कृषि संबंधी पत्र पत्रिकाएं, उसमें मैं लेख लिख चुका हूं और लिख रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 16 आकाशवाणी केंद्र है, जिनमें से 12 आकाशवाणी केंद्र से मेरे प्रोग्राम प्रसारित होते रहते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नवीन तकनीक क्या क्या है। छोटी सी बात करता हूँ। पहले हम लोग खेती किया करते थे, गाँव में रहते थे, तो हमारे पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। खेतों में हम खेती करते थे, अनाज पैदा करते थे, सब्जियां पैदा करते थे। परंतु काम की तलाश में लोगों का शहरों की तरफ रुझान बढ़ा। रुझान बढ़ने की वजह से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए, और माइग्रेशन करने के बाद जब वो शहरों में जाके बसे तो उन्हें अपने गांव की याद आने लगी। तो उन्होंने अपने घर के आसपास जो खाली जगह थी उसमें खेती करना चालू कर दिया, जिसे किचन गार्डन का नाम दिया गया। तो ये लोगों ने चालू की, जिससे उनको फायदा ये होता था कि घर के आसपास ताजा सब्जियां उनको मिल जाती थी, और ये सब्जियां जो होती जैविक होती थी। सेहत के ऊपर इस पे अच्छा प्रभाव पड़ता था इसके खाने से, और लोगों को एक किचन गार्डन को लेके ये चीज थी कि उनका अच्छा शौक पूरा होता था। साथ में सब्जियां भी उनको खाने को मिलती थी, पौष्टिक आहार मिलता था, स्वास्थ्य अच्छा रहता था। परंतु जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो शहर में बहु मंजिला इमारतों का बनना बड़ी तेजी से चालू हुआ, जिसकी वजह से अब व्यक्ति विशेष के पास घर के आसपास खाली जगह नहीं बची। उस वजह से अब उन्हें छत के अलावा और कहीं खाली जगह नजर नहीं आने लगी। गांव से लोग माइग्रेट करके शहरों में गए थे, तो उनके मन में खेती से जुड़ाव तो बना ही हुआ था। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो छत थी उसके ऊपर खेती करना चालू कर दिया, जिसको कि टेरेस गार्डनिंग या रूफटॉप गार्डनिंग, छत के ऊपर बगीचा लगाने की जो तकनीक है वो चालू हो गई। लोग अब छतों पे खेती करने लग गए, और उससे उनको ताजा सब्जियां खाने को मिली, जैविक सब्जियां खाने को मिली, स्वास्थ्य का अच्छा रखरखाव हो गया, उनका पौष्टिक चीजें खाने को मिली। कहा यह जाता है कि जो लोग खेती से जुड़े हुए रहते हैं या बागवानी का कार्य करते हैं तो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है।
तो ये सब चीजें देखने को मिली। और ज्यादा कंक्रीट के जंगल जब बनने लगे तो बहुत मंजिला इमारतें हुई, तो उसकी वजह से अब छतें भी खाली नहीं थी। फिर भी मनुष्य जो है उनका हमेशा से खेती से प्रति रुझान रहा है, तो उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग यानी कि दीवारों के ऊपर खेती करनी चालू कर दी। जगह खाली नहीं थी पर दीवारें तो खाली थी, तो दीवारों के ऊपर खेती करनी चालू कर दी। तो उस प्रकार की जो खेती की जाती है उसको हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। वन टायर, 2 टायर, 3 टायर सिस्टम ये आया। उसके अलावा दीवार के ऊपर फ्रेम लगा के उसके अंदर फ्रेम के अंदर सब्जियां लगाई जाने लगी या फिर सजावटी पेड़ पौधे लगाए जाने लगे। तो इस तरीके से वर्टिकल फार्मिंग का दौर चला और अभी चल रहा है। उससे फायदा क्या हो रहा है कि अब जगह की जरूरत नहीं है, दीवार के ऊपर खेती हो रही है। उससे जो वातावरण जो है, हॉट आइलैंड इफेक्ट जो है, हम कहते हैं कि वातावरण में तेज गर्मी होने की वजह से वातावरण जो है हमारा हवा का जो तापमान है वो कम रहता है, बल्कि आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी जैसे कोई भी चीज है, जैसे आपका घर है तो घर का तापमान ज्यादा हो गया, हवा का तापमान कम हो गया, तो इसको हॉट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इस हॉट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए भी वर्टिकल फार्मिंग का बहुत बड़ा हाथ है। एसी आपको कम चलाना पड़ेगा आप अगर टेरेस गार्डनिंग या वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हैं। और हरापन ज्यादा से ज्यादा रहेगा, CO2 का लेवल कम रहेगा, पॉल्यूशन कम रहेगा, नॉइज पॉल्यूशन कम रहेगा, लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आज आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हो या बस अड्डों पे जाते हो या फिर बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में जाते हो या फ्लाईओवर्स को देखते हो, तो उसके ऊपर आपको वर्टिकल गार्डनिंग देखने को मिल सकती है। महानगरों में काफी इसका कल्चर है। आप हैदराबाद के एयरपोर्ट पे देख सकते हैं, बेंगलोर के एयरपोर्ट पे देख सकते हैं, तो हर जगह पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे देख सकते हैं। ये वर्टिकल गार्डनिंग का जो है दौर चल रहा है। हाइड्रोफोनिक्स एक कदम और आगे, हमें इसमें मट्टी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के मीडिया की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि पाइप लेते हैं, पाइप के अंदर पानी में घुलने वाले उर्वरक पोषक तत्व तो डाल दिए जाते हैं, उस पानी को सर्कुलेट किया जाता है और उसी पानी के अंदर पौध लगा दी जाती है और पौधा उसी में ग्रो करता है और आपको अपना उत्पादन दे देता है। जैसे कि आप लेट्यूस उगा सकते हैं, आप टमाटर उगा सकते हैं, मिर्ची उगा सकते हैं, हर तरह की खेती उसमें की जा रही है। यानी पानी के अंदर उर्वरकों को मिलाकर उसका घोल बनाकर उसको पाइपों में चलाया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है और उसके अंदर पौधों से पैदावार ली जाती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है हाइड्रोफोनिक्स। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए आपको जमीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, परंतु इसमें केमिकल्स, आप जब पैदावार जो आपको मिलती है वो केमिकल उसमें रेजिड्यूज रहते हैं। और टेरेस गार्डनिंग है या रूफ किचन गार्डनिंग है, इसमें आप ऑर्गेनिक पैदावार प्राप्त करते हैं। आगे एक कदम और आगे चलते हैं तो ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग का मतलब होता है हरित गृह प्रबंधन या हरित गृह खेती। ये एक प्रकार की हाईटेक खेती है। बात उठती है कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा घर या एक ऐसा ढांचा जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है। पारदर्शी आवरण का मतलब ये होता है कि जिसमें सूर्य की किरणें सीधी ना आकर छनकर अंदर आती हों। तो अगर आपने ढकने के लिए काम में लिया है पॉलीथीन, तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर आपने ढकने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट काम में ली है तो नामकरण हो जाता है पॉलीकार्बोनेट शीट वाला ग्रीन हाउस। अगर आपने ढकने के लिए ग्लास का इस्तेमाल, कांच का इस्तेमाल किया है तो नामकरण हो जाता है ग्लास हाउस। अगर आपने ढकने के लिए नेट का इस्तेमाल किया है, छाया जाल का इस्तेमाल किया है तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। अगर आपने ढकने के लिए इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल किया है तो नामकरण हो जाता है इंसेक्ट नेट हाउस। ये कुछ प्रकार हैं ग्रीन हाउस के जिनके अंदर की खेती की जा सकती है। और इसमें क्या होता है कि बेमौसमी सब्जियों को आप लगा सकते हो। बाहर कितनी ही तेज गर्मी हो, कितनी ही तेज ठंड हो, बाहर का वातावरण कैसा भी हो, विपरीत परिस्थितियों में हम ग्रीन हाउस के अंदर खेती कर सकते हैं। और इससे न केवल हम अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद बल्कि ज्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर हम ग्रीन हाउस बना लेते हैं तो उसमें हम जो खुले के अंदर 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन प्राप्त करके मुनाफा कमाते हैं, उतना मुनाफा हम 1000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस बनाकर कमा सकते हैं। तो ये एक तरह का हाईटेक खेती का दौर है। इसमें आजकल के जो नौजवान हैं
वो इसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान इस तकनीक को अपना रहे हैं, सरकार भी इसमें काफ़ी सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है, लोग इसको लगा रहे हैं अपने खेतों में और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां पैदा कर रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां, जैसे कि टमाटर, बेल वाले टमाटर। इसमें खास तौर बात ये होती है कि बेल 14 फुट 15 फुट ऊंची बेलें जाती हैं और बेलों को बांधा जाता है रस्सियों की डोरियों से ऊपर, और उसके ऊपर एक पौधे से लगभग 18 से 20 किलो टमाटर प्राप्त किए जाते हैं अपने जीवन काल में। उसका जीवन काल 6 से 8 महीने का जीवन काल होता है। वैसे ही अगर रंगीन शिमला मिर्ची आप देख सकते हैं, हरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, बैंगनी कलर की, ये सब हरी शिमला मिर्चियाँ हैं, ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं। इनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है, 5 स्टार होटलों में अच्छी खासी मांग है। इसको उगाया जा सकता है, इसको भी बेल के रूप में उगाया जाता है, इसको भी सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, धागे से बांधा जाता है। इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि खड़ी खेती की जाती है। ऐसे ही खीरा, बीज रहित खीरा इसके अंदर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें पैदावार ली जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो पैदावार आप प्राप्त करते हैं कि जो दाम आपको मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये ऑफ सीजन की फसलें होती हैं। खुले में उस समय खेती हो नहीं पाती, पैदावार हो नहीं पाती, तो जो भी पैदावार आप ग्रीन हाउस में कर रहे होते हैं वो ज़्यादा कीमत में बिकती है, क्योंकि उसका एक तो ऑफ सीजन है, दूसरा क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हाईटेक खेती जो है, ग्रीन हाउस के अंदर की जाने वाली खेती जो है, फायदे का सौदा है। ऐसे ही आप फूलों की खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर आप डच गुलाब लगा सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि गुलदस्ते वगैरह शादी ब्याह में चलन है। पहले हम लोग क्या होता था, कोई बीमार आदमी होता था, उसको मिलने जाते थे तो हम फल लेके जाया करते थे। शादी ब्याह में हम नकद पैसा दिया करते थे। परंतु अभी समय बदला है, उसके बदलते समय में हमने क्या देख रहे हैं कि आज कोई भी फंक्शन होता है तो लोग फूल खरीद के ले जाते हैं, गुलदस्ते खरीद के ले जाते हैं, गुलदस्ते देते हैं। तो ऐसे ट्रेंड बढ़ रहा है कि किसी प्रकार का भी फंक्शन हो उसमें फूलों का चलन बढ़ा है। तो ऐसे में फूलों की खेती भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। डच गुलाब की खेती हो हमारे क्षेत्र में हो रही है, कार्नेशन की खेती हो रही है। और अगर हम देखें पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो वहाँ पे एंथोरियम और ऑर्किड्स नामक फूलों की भी, कटफ्लावरों की भी खेती हो रही है। तो ये सारी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अब बात आती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपना कैरियर कैसे बना सकती है। इस पूरी चीज़ के अंदर, इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों को ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो कि ग्रीन हाउस का रख रखाव कर सकें, उसका मेंटेनेंस कर सकें। जो लोग कम पढ़े लिखे, 10वीं 12वीं हैं, तो वो लोग ये काम को या ITI कर रहे हैं या उससे भी कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इस काम का कुछ सीख सकते हैं। किस तरीके से ग्रीन हाउसेस का रख रखाव किया जा सकता है, पॉलीथीन फट गई है तो कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है, नई पॉलीथीन कैसे फिट की जाती है, नए पॉली हाउस कैसे खड़े किए जाते हैं। ये सारी जो है ग्रीन हाउस टेक्नीशियन मैं कह सकता हूँ, इसकी हमारे पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर अच्छी खासी मांग है। आज हमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, नया काम करने वाले दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन पुराने काम को अगर मैंने कहा मेरा ग्रीन हाउस फट गया है, उसको ठीक करना है, तो मुझे कोई कंपनी आने को तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो खेती में रुचि रखते हैं, वो इस प्रकार के टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं और टेक्नीशियन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो इसमें 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद या 12वीं से बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद JET करके एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, वो दे के वो BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री ये कोर्सेज कर सकते हैं। और फिर बागवानी के अंदर कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी या फिर रेंजर, फॉरेस्टर, उस टाइप की पोस्टों के लिए भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये करके या फिर PG पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। कृषि अधिकारी बन सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं, सहायक कृषि अधिकारी बन सकते हैं। तो ये सारे उनके लिए ये सारे जॉब्स जो कैरियर्स है वो खुले हुए हैं। ग्रीन हाउस एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। विदेशों में भी इस प्रकार की जो जानकारी रखने वाले लोगों की अच्छी खासी मांग है और अच्छा पैसा उनको मिलता है। देश के अंदर भी अपने काफ़ी
लोगों की ज़रूरत है, ड्रिप लाइन बिछाने के लिए लोग नहीं मिल रहे, ड्रिप लाइन का रिपेयर करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो ये ड्रिप लाइन टेक्नीशियंस की काफ़ी ज़रूरत है। अंदर जो खेती करने के तौर तरीके हैं वो उसके भी एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आज अगर किसी को ग्रीन हाउस के अंदर खीरा कैसे लगाना है, टमाटर कैसे लगाना है, मिर्ची कैसे लगानी है, इसके बारे में अगर जानकारी है तो वो व्यक्ति विशेष अपने क्षेत्र में रहकर 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह कमा सकता है, और ऐसे लोगों की बहुतायत में डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका अपन ख्याल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रीन हाउस में हम किस तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें जो हम सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, वो खाना बनाते हैं, और जो वो और खाना बनाने का जो तरीका है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके लिए ज़रूरत होती है सूरज की किरणों की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जब पौधे को ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, खाना बनाता है, और जिससे उसकी पौधे की पैदावार होती है, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर तो सूर्य की किरणें जो अंदर आ रही हैं, हम वही किरणों को अंदर आने देते हैं जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी है। बाकी की किरणों को हम अंदर नहीं आने देते, यानी यूवी रेज जो है, पैराबैंगनिक किरणें हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देते। वो बाहर की बाहर हम स्टॉप करते हैं उसको, या तो अवशोषित कर लेते हैं या उसको परावर्तित कर देते हैं। अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। इंफ्रारेड किरणें वो किरणें हैं जो कि अंदर आके तापमान बढ़ाती हैं। ऐसी किरणों को भी हमारे जो ऊपर की जो क्लैडिंग मटेरियल हमने यूज़ किया, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो ग्लास हो, या पॉलीकार्बोनेट शीट हो, या शेडनेट हो, वो अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। उनको भी बाहर ही रोक लिया जाता है। खाली जो विजिबल लाइट है जो कि हमारे पौधों के लिए उपयुक्त रहती है, जिससे कि हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, खाली वो लाइट को हम अंदर आने देते हैं। इसी प्रकार से जो है पौधे को जो पानी चाहिए, बूंद बूंद सिस्टम लगाया जाता है इसको, जिसको कि हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं या टिब्बक सिंचन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है पौधों की। अगर मेरे पास खुले में मैं खेती कर रहा हूँ और मुझे पता लगा मैं 1 एकड़ के अंदर खेती कर पाता हूँ, वहीं अगर मैं ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करता हूँ तो मेरा जो खेती करने का जो इलाका है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। 4 से 5 गुना ज़्यादा मैं इलाके में मैं खेती कर सकता हूँ उसी पानी से, यानी पानी की बचत हो रही है मुझे। तो दूसरा क्या है कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र से सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि कम मेहनत लगती है, इसमें खरपतवार कम उगती है, क्योंकि पानी जहाँ पौधे को देना है वहीं मिलता है, और दवाइयाँ पानी के साथ घोलकर हम पौधे की जड़ों में पहुँचा सकते हैं। इस तकनीक को हम फर्टिगेशन कहते हैं। तो ये भी एक अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम पौधे से की बढ़वार अच्छी कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी तकनीक है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें कि पौधों की बढ़वार अच्छी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फल आए, अच्छी गुणवत्ता के फल आए। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखा जाता है और कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। तेज़ हवाओं से बचाव होता है, तेज़ सर्दी से बचाव किया जाता है, तेज़ गर्मी से बचाव किया जाता है, तेज़ बरसात से बचाव किया जाता है। ये जब सारी जो आपदाएं हैं, इन सब चीज़ों से पौधे का बचाव किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको उच्च गुणवत्ता का उत्पादन दोनों प्राप्त होंगे। और ऑफ सीज़न को सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जाता है। जब खुले में खेती नहीं हो सकती, ऐसे समय में पॉली हाउस में या शेडनेट हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर खेती की जाती है, ताकि उसके अंदर जो उत्पाद पैदा होता है वो उच्च गुणवत्ता का और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जाता है, और उसकी बाज़ार में अच्छी खासी मांग होती है, और उसको बेचकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहा है और अच्छे दाम अच्छा पैसा और नाम कमा रहा है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, पर ये सब होते हुए भी वो इस हाईटेक खेती की तरफ आकर्षित है और इसमें वो आ रहे हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। तो ये देखिए, युवा, आज के युवा जो है वो भी इसमें आ रहे हैं और खेती के ये नए तौर तरीके सीख रहे हैं और उसमें अपना लोहा मना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो खेती के अंदर भी
इतना पैसा है, इतना मुनाफा है, इतना ग्लैमर है। लोग खेती को पहले हीन भावना से देखते थे, पर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो व्यवसाय है वो है खेती का व्यवसाय, और ये इसका कभी अंत नहीं होने वाला। कैसे भी बुरे दिन आ जाए, व्यक्ति को खाने को चाहिए। खाना आदमी कभी बंद नहीं करेगा। कपड़े पहनना बंद कर सकता है, कम कर सकता है, जरूरतों को कम कर सकता है, लेकिन खाना हर व्यक्ति को चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। ये हमने कोविड-19 अभी जो हमने लॉकडाउन के दौरान ये देखा कि खाना किसी ने बंद नहीं किया। लोगों ने एसी चलाना बंद कर दिया, कारों का उपयोग करना बंद कर दिया, होटलों में जाना बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने खाना बंद कर दिया हो। तो खाना हमेशा चाहिए बहुत आदमियों को, इसलिए ये जो फल फ्रूट है, फूल हैं, ये सारी चीज़ें मानव को चाहिए, और इंसान इसके बिना गुजारा नहीं कर सकता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि बागवानी जो है, हाईटेक खेती जो है, हमेशा से ही डिमांड में रहेगी, और इसमें नए नए तकनीकों की आपको आवश्यकता है सीखने की। अगर आप नई तकनीक सीखेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। अगर पुराने जो परंपरागत तरीका है, जो आपके पूर्वजों ने काम में लिया, वही अगर आप करते रहेंगे तो पूर्वजों जैसी ही इनकम आपको प्राप्त होती रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। दिशा बदलेंगी तो ऑटोमेटिक आपकी दशा भी बदलेगी। तो आपको सही दिशा में जाना है, सही तकनीक को अपनाना है, और सरकार भी आपको समय समय पर सब्सिडी प्रदान कर रही है, आपको ट्रेनिंग्स प्रदान कर रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि नई तकनीक को आप अपनाओ, और जिससे कि जो शहरों के ऊपर जो दबाव बना हुआ है, लोग गांवों से जा रहे हैं शहरों की तरफ, आकर्षित हो रहे हैं शहरों की तरफ रोजगार के लिए। मैं कहता हूँ गांव में रहकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, तो शहरों का रुख क्यों करें। और अभी आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने अब ये कोविड-19 के दौरान ये पाया कि शहरों की अपेक्षा गांव वाले ज़्यादा सुखी हैं, और उसके लिए करना क्या है, खाली आपको नई तकनीक को सीखना है और उस तकनीक के ऊपर काम करना है, और फिर दिक्कत नहीं है, आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, और घर में रहकर आप मालिक बनते हैं। बाहर जाके आप नौकर बन रहे हैं, आप शहरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आप नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में काम करना है। वहीं आपने अगर ग्रीन हाउस अपने गाँव में बनाया, आपने उसमें हाईटेक खेती चालू करी, तो आपके खुद के लिए तो रोजगार के अवसर मिले ही मिले, बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी आप रोजगार देते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। सीधा आपके ग्रीन हाउस पे वो काम कर सकते हैं, या आप जो सामान बेच रहे हो उसको ले जाके वो लोग बेचते हैं, अगर ठेले पे ले जाके बेच रहे हैं या दुकान पे ले जाके बेच रहे हैं, तो इस तरीके से गाँव में रोजगार उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज समझनी होगी और आगे बढ़ना होगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो औषधीय पौधे हैं वो आजकल काफ़ी डिमांड में। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है एरिएशन का। पहले हम लोग एयर प्यूरीफायर प्लांट्स का बहुत अच्छा चलन चला है। पहले हम लोग बोलते थे कि सब प्रदूषण हो रहा है, खाली जगह जो जगह बची है उस पर पेड़ लगा दो। फिर लोग बोलते थे रोड के आसपास पेड़ लगा दो। लोगों ने फिर बोलना चालू किया कि पार्कों में पेड़ लगा दो। फिर जगह बची नहीं तो लोगों ने कहा कि घर के बाहर लगा लो। फिर जगह बची नहीं तो अब लोगों ने ये सोच लिया कि भाई हमें शुद्ध हवा चाहिए, बाहर नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन हम घर में कुछ ऐसे पौधे रखेंगे जिनसे कि हमें 24 घंटे ताज़ा हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो इसके लिए कुछ एयर प्यूरीफायर पौधे बाजार में उपलब्ध है, उनका लोग आप अपने घर में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, बरामदे में रख सकते हैं, और जिससे कि आप न केवल अपने घर के अंदर का या अपने घर के आसपास का माइक्रो क्लाइमेट या हवा पानी शुद्ध कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ शुद्ध वातावरण में जो व्यक्ति रहता है उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा काम करता है और उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि अपने आसपास का पर्यावरण को आप संतुलित रखें, अच्छा रखें, जैविक विविधता बनाए रखें। इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी जो थीम थी वो भी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक विविधता बनाई रखी जाए। स्पेयर टाइम फॉर नेचर, पेड़ पौधों के लिए या पर्यावरण के लिए समय निकालें। तो समय निकालना
पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी जो प्रकृति है, जो प्रकृति हम देख रहे हैं, वो पहले माँ के रूप में थी। वो हर कुछ हमारी लाख गलतियों को माफ़ कर रही थी। हम जो भी कुछ कर रहे थे गलत, तो भी वो हमें नज़रअंदाज कर रही थी। परंतु आज वो समय आ गया है कि प्रकृति ने बच्चे का रूप धारण कर लिया है, बाल रूप में आ गई है वो। अगर कोई भी गलती हम करते हैं तो उसके ऊपर वो रोष प्रकट करती है, और वो रोष हम महसूस कर रहे हैं बाढ़ के रूप में, अकाल के रूप में, तूफान के रूप में, महामारी के रूप में। तो ये चीज़ें संकेत हैं हमारे को, पर्यावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा। तो हमें सबक लेना चाहिए इससे, और ताकि हम आने वाले दिनों में हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको हम एक अच्छा रहने के लिए एक अच्छा स्थान दे सकें। कल को कहीं ऐसा ना हो आज हमारे मुंह पे सबके मास्क आ, किसकी वजह से? जीवाणु आ गया, वायरस आ गया, उसकी वजह से मास्क लग गए। और थोड़े दिन अगर हमने प्रकृति के स्रोतों का दोहन अंधाधुंध किया और वृक्षों की कटाई यूं ही चलती रही, वृक्ष लगाना हम भूल गए और शहरों का विकास ऐसे ही होता रहा, तो आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पीठ के ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर लाद के लेके जाएंगे। जैसे अभी किताबें लेके जा रहे हैं वैसे बैग लेके जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घड़ी होगी। तो अभी हमें चेतना होगा, क्योंकि मास्क अभी हमने कभी सोचा नहीं था कि मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा। लग गया सबके मास्क, बच्चा हो बड़ा हो सब मास्क लगा रहे। और आने वाले दिनों में यही होगा, सिलेंडर भी लाना पड़ जाएगा। 5-5 लीटर के 2-2 लीटर के सिलेंडर लेंगे। आज सब सिलेंडर भराया है, सब कल खत्म होने वाला, रिचार्ज कराना पड़ेगा। अच्छा रिचार्ज कराना है, मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा है सब। तो ऐसी नौबत ना आए। पेड़ पौधे हैं, इनका संरक्षण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, पृथ्वी को हरा भरा बनाइए। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो कि न केवल मानव के लिए बल्कि अन्य जो जीव जंतु है उनका भी उन पे उतना ही हक है जितना कि हमारा। पर मानव एक गलती कर बैठा है कि उसने पूरी धरती को, पूरी प्रकृति को अपने वश में कर लिया है और उसका मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, और यही गलती दुखदायी सिद्ध हो रही है। पर हमारी प्रकृति पे हर एक जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, जिनको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीव, सबका अपना हक है। सबका संतुलन बेहद जरूरी है, सबका पनपना बेहद जरूरी है। जब हंसी खुशी रहेंगे तभी जाके एक प्रकृति में संतुलन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए, प्रकृति में के करीब जाने का अच्छा मौका मिलता है। पृथ्वी दिवस मनाएं, आप वन महोत्सव बनाएं। आने वाला समय मानसून का है, अपने आसपास जहाँ पे भी खाली जगह मिले वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। साथ ही आपका वर्ष में एक बार जन्मदिन आता है, माता पिता का वर्ष शादी की सालगिरह आती है, जन्मदिन उनका आता है। शादी, अगर घर में कोई शादी हो रही है, तो बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये सब जगह है। पर आप एक ट्रेंड बना लें कि हम पौधे गिफ्ट करेंगे, पौधे लगाएंगे इन अवसरों पर। तो हर अगर व्यक्ति ने ये तय कर लिया तो आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारी धरती एक हरा भरा ग्रह होगा, जिसमें चारों तरफ शुद्ध वातावरण होगा। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान सब फैक्ट्रीज बंद हो गई, सब काम बंद हो गए, तो हम हर व्यक्ति ने ये देखा कि प्रदूषण लगभग ना के बराबर हो गया था। हवामान, तापमान, सब चीज़ें शुद्ध हो गई थी, ये हम सब ने महसूस किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रकृति के बिना हम नहीं रह सकते। प्रकृति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें सबको मिलकर इसका ध्यान रखना है। प्रकृति बाल अवस्था में है, तो हमें ये सारा ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और बच्चों, आज हम समय ये प्रण करेंगे कि हमें अपनी जो आसपास का इलाका है उसका जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनका संरक्षण करना है, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और इसमें हम बड़ों को भी इन्वॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने पिताजी को बोलता है कि पापा जी मुझे 2 पेड़ लगाने हैं मेरे जन्मदिन पे, तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी पिता या माँ बाप उसका विरोध करेगा। तो ये चीज़ हमें चालू करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बड़े भूल जाते, तो बच्चे अपने माँ बाप को याद दिला सकते, पिताजी मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं 5 पेड़ लगाना चाहता हूँ, ये पेड़ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है तो पब्लिक पार्क है, स्कूल का प्रांगण है,
हॉस्पिटल्स हैं, रोड का किनारा है, पंचायत का इलाका है, बहुत जगह है। तो आज मैं इतनी बात करूंगा आपसे।